तो आज वापस हम लोग आज वापस हम लोगों ने ये जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है ना। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, एंड व्हाट वाज दैट, दैट इज कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, है ना। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बेस्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज ए न्यूमेरिकल इन all the entrance examination as well as ओके ठीक है। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। अब यूनिट सेल डायमेंशन से मतलब आप समझ गए ना, यहाँ पे हम लोग काफी सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। उसकी एज लेंथ है, रेडियस है, डिस्टेंस है, काफी सारी चीजें इन यहाँ पर यूज होती है। और स्पेशली हम डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो एस्टैब्लिश करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। डेंसिटी का फॉर्मूला ये देखिए, ये आपके सामने है। इसमें 5 पैरामीटर है, कोई भी 4 नॉन हो, 5th वन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसका आपको इंटेंशन समझना होगा, इस फॉर्मूले का। और इस फॉर्मूले का इंटेंशन क्या है, ये फॉर्मूला जो है ये दो टाइप के जो क्रिस्टल्स, देखो हम लोग बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड्स की कौन सी फॉर्म को, क्रिस्टलाइन फॉर्म को। क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बेसिकली हम लोग दो टाइप की डिस्कस कर रहे हैं। एक तो प्योर एलिमेंट की क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। प्योर एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम का क्रिस्टल है, आयरन का क्रिस्टल है, ठीक है, वो प्योर एलिमेंट का क्रिस्टल है। एक हम लोग आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल, आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल, जैसे आपका NaCl है, CaCl है, CaF2 है, ये सारा आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल हैं। तो दो टाइप के हैं। अब जो पहले वाला है उसमें केवल और केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। दूसरे वाले में दो तरह के पार्टिकल हैं, एक क्लोज पैकिंग परफॉर्म करता है, दूसरा वॉइड में अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उनका साइज रेशियो क्या है, ठीक है ना। ओके, तो इसी पे जो रेडियस रेशियो जो कॉन्सेप्ट है वो भी एज इट इज प्योर आयनिक, प्योर एलिमेंट और प्योर आयनिक सॉलिड्स, इनके लिए अलग तरह से अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड तीन चार इंपॉर्टेंट बातें हमें देखनी है। एक तो आप मुझे बताइए, आयनिक सॉलिड में और प्योर एलिमेंट में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, बताइए। किस किस की वैल्यू को ध्यान रखना होता है। एक तो आपको Z की वैल्यू का ध्यान रखना होता है। Z क्या है, Z प्योर एलिमेंट के लिए Z की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूसी, वो आपका BSF 214 से आएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और आप ऐड कर लें, एक चीज और आप ऐड कर लें। हम लोग देखो इस चैप्टर में क्यूबिक, क्यूबिक जो है, क्यूबिक के जो तीन वेरिएशन है, पॉसिबल वेरिएशन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। इन सबका इनको लेके चलते हैं हम लोग हर कैलकुलेशन में। यहाँ पर BSF 214 का मतलब है इन इस तरह की जो क्यूबिक यूनिट सेल है ना, उसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। प्योर एलिमेंट के लिए, ये प्योर एलिमेंट के लिए है। यहाँ पर एक चीज हम और ऐड कर रहे हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल भी हमने बनाई है ना। हेक्सागोनल यूनिट सेल बताना जरा। हेक्सागोनल यूनिट सेल किसमें होती है, HCP में, HCP में, ठीक है। तो ये वाली जो यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6 है। कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल 6, ठीक है। तो इस तरह से आपको BSF 214 तो क्यूबिक के लिए है, और हेक्सागोनल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल आपको रखना है हमेशा 6। तो ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू, Z की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे, है ना। अब ये आयनिक सॉलिड के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए Z की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नॉट दैट वन। what one, number of particle, no, here it is number of formula unit। फॉर्मूला यूनिट देखो कहां से आती है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फॉर्मूला यूनिट के लिए हमने एक टेबल डिस्कस करी हुई है जिसमें रॉक्सोल टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, CaF2 टाइप, ये जो चार यहाँ पर आपके सामने है, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इनसे सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, आपको वो भी ध्यान में रखने हैं, है ना। तो मेनली ये तो है ही है, इसके अलावा वो जो इनके जो सिमिलर एग्जांपल्स हैं, जो जो NaCl टाइप की स्ट्रक्चर रखते हैं, वो NaCl टाइप के स्ट्रक्चर के एग्जांपल है जिंक ब्लेंड। ZNS के साथ में और कौन कौन से हैं जो ZNS की स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, वो इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यहाँ से आपकी डिसाइड होगी, है ना। M वहां पर मोलर मास है, एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो मोलर मास हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला मास आपका है और उसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो मोलर मास हो जाएगा। इसके अलावा एज लेंथ का डिफरेंस है। एज लेंथ आपका, एज लेंथ देखो दो तरह की हम लोग यूनिट सेल्स लेते हैं। FCC, NaCl की स्ट्रक्चर, NaCl की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं भी वापस आपको भी लाइव बताने वाला हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है NaCl की, इसमें दो एनायन के बीच में कैटायन आया हुआ है, ये मैं आपको भी बताऊंगा कहाँ पर, एज पे, आप देखिए एज पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से
ए, ए यानी कि एज लेंथ की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। इसी तरह से सी एस सी एल में एज लेंथ की वैल्यू ये वो एज लेंथ की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ये डी का फॉर्मूला है और डी की वैल्यू होती है √3a, ठीक है। तो इससे हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आर के टर्म्स में, ओके। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इस फॉर्मूले में, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, दैट इज रिलेटेड टू यूनिट, दैट इज रिलेटेड टू यूनिट। द फर्स्ट वन इज इफ यू have the unit of density in kg per meter cube, okay, then if you if there is a requirement to convert in gram centimeter per cube, okay, gram per centimeter cube, then you will use this conversion factor, this one conversion factor, 1 kg per meter cube is equal to 10 to power minus 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जनरली आपको डेंसिटी का जो डेटा है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखने को मिलेगा। दूसरी जो यूनिट है वो ध्यान में रखनी है आपको एज लेंथ की। अब ये तो लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट आपको न्यूमेरिकल में आपको 3 यूनिट, यदि सेंटीमीटर में मिलती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आपको सेंटीमीटर में वो एज इट इज अप्लाई करनी है, ठीक है। आपको यदि वो पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में मिलती है तो आपको हो सकता है उसको मैक्सिमम केसेस में उसको आपको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर है इन सबके वो आपके सामने है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 पिकोमीटर है, 10 टू पावर 7 नैनोमीटर है, 10 टू पावर 8 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, है ना, जिसको हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, D इज इक्वल टू जेड इंटू Ma3Na, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इफ आपके पास ये देखिए, इफ इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि आपके पास इफ ए इज गिवन इन पिकोमीटर, ए पिकोमीटर में गिवन है, ठीक है ना, और डेंसिटी आपको चाहिए या ए पिकोमीटर में गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया जेड इंटू एम, ठीक है। ये आपका ग्राम में रहेगा एम, है ना। और यहाँ पर जो ए है, ए आप उसको पिकोमीटर में ही रख देंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -30। बात सही है क्या, ये बताना जरा, इंटू एन ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा यदि आपका जो ए है वो पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू आप एज इट इज रखिए, उसको ए क्यूब कीजिए और 10 टू पावर -30 यहाँ पर इस फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको आप ए क्यूब करेंगे ना, तो ये जो 10 टू पावर -10 है, 10 टू पावर -10 इसको आप क्यूब करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 टू पावर -30 में। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, इसको हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया 10 टू पावर -30 में। अब पिकोमीटर में सीधा वैल्यू रखिए यहाँ पर ए किस में रखना है आपको, पिकोमीटर में, जो भी वैल्यू है वो सीधी रख सकते हैं आपको, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला यदि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में -8 होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -24 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको पिकोमीटर में मिलेगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ। इस फॉर्मूले के सारे एस्पेक्ट मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गए हैं, कहाँ कहाँ इसमें आपको घुमाया जा सकता है, ठीक है। ए की वैल्यू में यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एम की वैल्यू केजी में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट आइदर इट विल बी केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इन दो के अलावा तीसरी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले में जो डेंसिटी की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि ग्राम ऊपर है और सेंटीमीटर क्यूब नीचे, ओके। तो ये हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं, एक दो और न्यूमेरिकल्स हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, और ओके। तो
होप दैट यू हैव स्टार्टेड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्टार्ट करो, चाहे सीबीएसई पीवाईक्यू, दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। फटाफट बताओ भाई, कोई भी न्यूमेरिकल बताओ फटाफट। आप बताने से हम लोग उसको तुरंत ले लेते हैं, यदि किसी के पास वो है तो, पीवाईक्यू सीट ओपन है तो, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल, एक्सप्लेन हाउ डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ अ नॉन मेटल विद द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, यस। ये देखिए भाई 48, क्वेश्चन नंबर 48, ये काफी इंटरेस्टिंग है, और इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप लोग ही सोल्व करेंगे। 48, इट इज रादर इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है। अब एन एलिमेंट अकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। Yes, sir. It has an cell as length of 250 picometer। ठीक है भाई, ए की वैल्यू 250 पिकोमीटर हो गई। कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास कैलकुलेट करना है, डेंसिटी हमें दी हुई है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन एलिमेंट, एलिमेंट के लिए। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियस, इसकी रेडियस भी कैलकुलेट करनी है। ये लो भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, सबसे पहले ये मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। तो z का फॉर्मूला, यदि आपको हमने, अच्छा यहाँ पर एक, अब एक चीज देख लो, डेंसिटी की यूनिट ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपका एज लेंथ है वो पिकोमीटर में है, तो ये फॉर्मूला आप आराम से यूज ले सकते हो, ये वाला जो यहाँ पर है ना। इसमें हमने, या तो देखो आप जो ए की वैल्यू है उसको सेपरेट कन्वर्ट करके फिर लिखो, है ना, जो भी डिजायर्ड है, या फिर यदि पिकोमीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज लेते हैं, z इज इक्वल टू, क्या आएगा बताना, नहीं z थोड़ी कैलकुलेट करना है इसमें, इसमें तो हमें d इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब, किसमें, पिकोमीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻30 मल्टीप्लाइड बाई एन ए, ये d की वैल्यू है। तो फटाफट m की वैल्यू बता दो भाई, m की वैल्यू क्या हो गई, जल्दी से बोल दो। सही है क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जेड आ जाएगा क्या? Yes, sir. आएगा। ओके, ओके। तो अब इसमें क्या क्या वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास है, ए क्यूब की वैल्यू है, एन ए की है, जेड, जेड की वैल्यू क्या है भाई, 4 बीसीसी, जेड क्या हुआ बताना जरा, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, बीसीसी गिवन है ना इसमें, बोलो बोलो। एलिमेंट है ना ये, तो एलिमेंट के लिए तो सीधा सा है, BSF 214। Yes, sir. तो 2 हो गया, 2 हो जाएगी। इतना तो सोचना ही नहीं था, इतना सोचने से थोड़ी ना क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो फिर, है ना, m की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। d क्या है, d बताना भाई, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है, 250 और इंटू 10⁻⁻30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ गया 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बताओ जरा, फटाफट चेक कर लो क्या वैल्यूज है, क्या रखना है। ये देखो बीसीसी स्ट्रक्चर है, 250 पिकोमीटर है, और डेंसिटी इतना है, तो डेंसिटी की वैल्यू रख दी हमने, 250 पिकोमीटर रख दिया, उधर कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁻30 आएगा, सेंटीमीटर में है इसलिए ये सारा हो गया। और बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? हम्म और ये No, करने sir. से, हाँ, ये करने से ये जो हमने ए क्यूब को कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर हमने क्यूब किया इसका, तो सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। तो अब आप लोग देखते जाओ,
क्या होना है, हमें क्या निकालना है, यस मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब गया, ग्राम में आपका आंसर आना है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो भाई फटाफट, कैसे करोगे? एक चीज और है, एक चीज यहाँ ध्यान रखो, ये जो एन में जो वैल्यू है 0.22, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो यहाँ पर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, है ना। इसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, तो आपको लिखना है इसको, लेकिन रफ में आप जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप 0.22 को नेग्लेक्ट करके चलना, ठीक है। आप फटाफट बताओ भाई, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 0.013 ग्राम। 0.012 ग्राम। आवाज बहुत कम है आपकी। 3। 13। यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम? कर तो सकते हैं। देखो वो जो 8.55 है ना, उसको हम ले लेते हैं 4.54 का आधा कितना हुआ 27, ठीक है, इंटू 250 वाला ये कितना हुआ भाई बताना जरा। 50 इंटू 50 25 इंटू 25 इंटू 25। 25 का क्यूब ध्यान में है क्या? 15625 है ना, 000। अब मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपका -30 है, ये गया इस 27 से, तो 10⁻⁻7 बच गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 6.022, ठीक है ना। अब इसको आप लोग और सोल्व कर सकते हैं, 4.27 मल्टीप्लाइड बाई आपका आ गया 15625 10⁻⁻4, सही बात है क्या? इंटू 6.02। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको सोल्व करेंगे, तो ये तो सही नहीं लग रही मेरे को वैल्यू आपकी। इतना हम लोग सही चलें क्या, फटाफट बताओ। सर वो Yes, sir. 13.36 आएगा। 33 कहाँ पे? 13.36 आएगा, मैंने 3 0 नहीं लिए थे। अच्छा ठीक है, 13.36 आएगा ना, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इसे करेक्ट कर देते हैं, हमारी वैल्यू आ गई 13.36। यस सर। ओके ग्राम, ठीक है। हाँ अब कुछ कुछ सही लग सकता है, ओके, क्योंकि ठीक है, लेकिन ये भी काफी कम है, ये भी सही नहीं है। एक बार दोबारा करो, मैंने जो जो किया है ना, इसको कैलकुलेट करो फटाफट। किए क्या? हम्म 4.27 मल्टीप्लाइड बाई 1.56, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 6 भी कर देंगे ना हम लोग सीधा, तो ये 40 आ रहा है, ठीक है, ये 40 आ रहा है, तो ये इसका 40 ग्राम होगा। बात समझ में आई? और वो तुम्हारा 3 वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुमने 3 छोड़ दिया था ना, है ना, वो देखो उसको 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 39 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 40 ग्राम क्या है, ये आपका मोलर मास हो गया। अब आप, उसने और भी एक चीज पूछी है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप बताओ? एक चीज और पूछी है उसने, ये लो भाई, क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस। रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी, बताओ जल्दी। रेडियस का फॉर्मूला है क्या, यहाँ पर गिवन क्या है, ए गिवन है ना, आपको कैलकुलेट करना है रेडियस। तो बीसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आपको सारे याद करने पड़ेंगे। बीसीसी के लिए ए में और आर में क्या रिलेशन है? √3/4 ये रहा आर का और ए का रिलेशन, ये रहे, और बीसीसी ये रहा आर इज इक्वल टू, यस, √3 ए इज इक्वल टू 4 आर हो गया, ठीक है ना।
यस सर। √3a इज इक्वल टू 4r, है ना। तो अब हम इसका r भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? √3a इज इक्वल टू 4r। तो r क्या हुआ? r इज इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई 4। अब आप क्या करेंगे? √3 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है भाई? 250 पिकोमीटर। कोई बात नहीं, ये जो आंसर आएगा r का वो भी पिकोमीटर में आ जाएगा और आपका 4 नीचे। ठीक है, तो अब बता दो क्या आएगा। अब ये देखो √2, ये जितने भी हमारे रिलेशन है उसमें या तो √2 है या √3 है। इनकी वैल्यू आपको रेडीमेड याद रखनी पड़ेगी, √3 की और √2 की। तो √3 तो ये हो गया 1.732, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ गया आपके। अब इसको 250 से मल्टीप्लाई करो पिकोमीटर और आप 4 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 50 और 50 66 के आसपास आएगा, है ना। 66 सर √3 की वैल्यू ना पुट करें तो √3 का तो वैल्यू नहीं पुट करी। वैल्यू सही नहीं है। नहीं सर, वैल्यू पुट नहीं की। अच्छा, किसने? मैंने तो करी है, देखो। यस सर, हो गया। कितना आया बताओ? वन 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 62.5। ठीक है ना। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। 108 बोलो भाई। पॉइंट 25। ठीक है, ये हो गया पिकोमीटर में किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू। ये लो भाई, इस तरह से आपको सोल्व करने हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब देखो आप लोग, देखो कोई भी न्यूमेरिकल आप इनमें देखोगे ना, आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो कि उस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे 41 आ रहा है। हाँ 108 है, 108 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 108 है, बिल्कुल सही है ये बात। ओके। ये देखो, ये आप कर सकते हो आराम से। द डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की डेंसिटी दी हुई है। इट हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? कॉपर एटम की रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप बताओ? डेंसिटी गिवन है, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। इसमें बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें आपको ए निकालना पड़ेगा और एक ए एफसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन यूज लेते हुए फिर आपकी आर निकलेगी। पहले आपको इसमें ए निकालना होगा क्योंकि इसमें ए नहीं दिया हुआ, बाकी सब दिया हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज लेकर के आपको ए निकालना है और ए के बाद में आपको आर निकालना है ना। तो इस तरह से ये काफी सारे न्यूमेरिकल हैं जो आप लोग आराम, ये देखो ये भी वही है। डेंसिटी ऑफ लेड इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 11.35 एंड क्रिस्टलाइज विद एफसीसी यूनिट सेल, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ लेड एटम। ये लो भाई, यहाँ पर भी रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस का आर का रिलेशन है किससे? ए से। तो आप पहले इसमें ए कैलकुलेट करेंगे। ए कैसे कैलकुलेट होगा? पहले आप ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको ए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सारे न्यूमेरिकल्स का प्लानिंग यही है। इसको कैसे कर सकते हैं? 50 को कॉपर क्रिस्टलाइजेज विद एफसीसी यूनिट सेल इफ रेडियस ऑफ कॉपर एटम, रेडियस दिया हुआ है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे तो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला तो एकदम सीधा है। ये सारे के सारे 3 मार्क्स न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे 3 मार्क्स न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और ये एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेशन सीसीपी स्ट्रक्चर, रेडियस, एल्यूमिनियम की रेडियस दी हुई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल? बताओ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ? एक हुआ क्या? बताना जरा। यस सर, ए होना चाहिए। लैंग्वेज होना चाहिए नहीं भाई, होना चाहिए क्या? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल? तो यूनिट सेल के साइड का लेंथ क्या है? वो तो यही है। ठीक है ना। तो ये जो आपकी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है सीसीपी, ठीक है, इसमें आर की वैल्यू दी हुई है।
तो आर और ए का रिलेशन क्या है बताओ, सीसीपी में आर और ए का रिलेशन क्या है? बोलो बोलो, सीसीपी में आर और ए का रिलेशन क्या है जिससे आप लोग ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे? ए इज इक्वल टू 2√2r होता है क्या? यस सर। इस फॉर्मूले को यूज लेते हुए आप लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे? ए की वैल्यू, आर की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब फिर आगे देखो, आगे बड़ा जबरदस्त है क्वेश्चन। आगे जो सेकंड हाफ है ना इसका, वो बड़ा जबरदस्त है। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब? ये कैसे निकालोगे आप लोग? 1 सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट सेल कितनी हुई, ये कैसे निकालोगे? देखो बहुत सिंपल सी है इसकी प्लानिंग। आपको ए निकल गया, ए आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला। ए यदि आपका आ गया है तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। आप ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या होगा, वो आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, ठीक है। और ये गिवन वॉल्यूम है, ये गिवन वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, है ना। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप लोग यदि वॉल्यूम है आपके पास में। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, एक तो आपका गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ये लो, एक यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे किसको, टोटल गिवन वॉल्यूम को, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। इसने एक वॉल्यूम दे दिया, उसमें पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड, एक तरह से नंबर ऑफ मोल निकालने जैसा हो गया, है ना। तो गिवन वॉल्यूम में से 1 यूनिट सेल का 1 का देंगे, 1 वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट सेल के वॉल्यूम से, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे न्यूमेरिकल्स एक जैसे ही हैं। ये देखो, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ इन बीसीसी। बीसीसी में ए और आपका जो आर है इसका रिलेशन बताना है। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस आर एंड एज लेंथ इन एफसीसी, ये एफसीसी में बताना है जो हमने अभी किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं देखो इससे रिलेटेड। तो इस तरह से ये एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है न्यूमेरिकल्स का, है ना। अब हम लोग चलते हैं कहीं और, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो हमारे पास जरूर होना चाहिए। यस, है तो सही, है तो सही, यस, ओके। ये लो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। 2 तो बता सकते हो ना, ग्लास क्या है? बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ग्लास आपका सुपर कूल लिक्विड है ना। सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड है, हम लोग एमोर्फस को सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं ना, ठीक है। ये होगा। मोस्ट ऑफ क्रिस्टल क्लीवेज प्रॉपर्टी क्यों देते हैं भाई, क्योंकि दे आर अरेंज्ड इन प्लेन्स, वो प्लेन्स में अरेंज होते हैं, इसलिए जैसे ही उनको हम लोग जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं, नाइफ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्लियर प्लेन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। हाँ ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4th नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि क्योंकि 4th नंबर हमें ये नए वर्ड्स दे रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टर्म है आइसोमॉर्फस, एलोट्रोपिक, ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल्स। ये तो लिक्विड क्रिस्टल आएगा इसमें तो आंसर, है ना। लेकिन इनका मतलब क्या हुआ, आइसोमॉर्फस का मतलब क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, और एलोट्रोपी का मतलब क्या हुआ। ये 3 वर्ड आपके लिए नए हैं। आइसोमेरिज्म तो आप लोग जानते हो, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, और एक है एलोट्रोपी। इनके मीनिंग बताओ भाई फटाफट। एलोट्रोपी से, एलोट्रोपिक फॉर्म से क्या समझते हो आप लोग, बताओ। एलोट्रोपिक फॉर्म से मतलब क्या समझते हो? कार्बन और जो कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, बताओ जरा। सर डायमंड है, ग्रेफाइट है, सर तो हाँ ये देखो, हाँ डायमंड और और एक ग्रेफाइट, होल्ड्रिन भी है सर। हाँ फुलरिन भी है, वेरी गुड वेरी गुड, फुलरिन भी है, ठीक है। तो एक कार्बन ब्लैक भी होता है जिसकी आपका ये जो इंक वगैरह बनती है, प्रिंटर की इंक वगैरह बनती है ना, प्रिंटर की इंक होती है। हाँ ये कार्बन ब्लैक होता है। कोक तो ये होता है ना सारे, सर, कोक। हाँ ये सारे, ये देखो ये सारे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। अब एलोट्रोप वर्ड कब यूज लेते हैं, जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट अलग अलग तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। बात को आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किस में एग्जिस्ट कर रहा हो, बताना जरा।
अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में। One or जैसे more कार्बन है आपका, डायमंड वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ग्रेफाइट वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कार्बन ब्लैक वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, फुलरिन ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो ये सारे के सारे क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक ही एलिमेंट के अलग अलग। तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी। और सेम फिनोमिना यदि सब्सटेंस के साथ हो, एक सब्सटेंस यानी कि एक कंपाउंड वो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो उसको बोलते हैं पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म। और ये डेफिनेशन है आपके सामने, है ना, ये आपके नोट्स में पहले से इनकॉर्पोरेटेड है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज पोलीमॉर्फिज्म। तो जैसे एलोट्रोपिक फॉर्म किसके लिए अप्लाई होगा, एलिमेंट के लिए, और पॉलीमॉर्फिज्म किसके लिए अप्लाई होगा, कंपाउंड यानी कि आयनिक सॉलिड के लिए। ठीक है, कंपाउंड के लिए, सब्सटेंस